आप सभी को संजू वाडीवा की ओर से सादर सेवा 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 जोहार। जय भारत जय संविधान। हमारे इस भारतीय संविधान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और इस चैनल में संविधान से संबंधित नई नई बातें हम आप सभी के बीच में लाते हैं। तो आज पुनः नए विषय के साथ उपस्थित हैं। तो आइए, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को संजू वाडीवा की ओर से सादर सेवा 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 जोहार, नमस्कार। और आज पुनः हम नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं और हमारे साथ हमारे आदरणीय त्रुमाल हीरालाल पेंद्रो जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, सेवा जोहार। धन्यवाद। और हमारे साथ त्रुमाल श्री भानु प्रताप पदम सर हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। और आज हम बातचीत करेंगे विशेष रूप से जनजातीय समुदाय जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उसके लिए संविधान में कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो आर्थिक रूप से वो आगे बढ़ सके, उस पर हमारे त्रुमाल पेंद्रो सर बताएंगे। स्वागत है सर, बहुत बहुत जी सर। धन्यवाद वाडीवा सर। साथियों, हमारे जो संविधान है, इस संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष रूप से इनके जो आर्थिक उत्थान है वो कैसे हो, उसके लिए अनुच्छेद 46 ये दो तरीक़ों से हमारी रक्षा और संरक्षा करता है। एक तो हमारे बच्चों की शिक्षा और दूसरा जो हमारा आर्थिक उन्नति में सहयोग या सहायक बने, उसके लिए भाग 4 में अनुच्छेद 46 के अंतर्गत राज्य सरकारों को स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, उनको निर्देश है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों के जो लोग हैं उनके लिए पर्याप्त साधन सुविधा, उनके लिए रहने का मकान, उनके लिए रोजगार के साधन और उनके लिए अनिवार्य रूप से जो भोजन की व्यवस्था है वो उनको मिले, इसके लिए विशेष प्रावधान है। और जब भोजन की बात आती है तो एक अनुच्छेद और हम जाते हैं, वो है अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 में किसी को भी भोजन के कारण भूखा ना मरना पड़े, ये व्यवस्था सरकार को करने का हमारे अनुच्छेद 47 में हिदायत है, निर्देश है, जिसका पालन होते ही हमारा जो समुदाय है, जनजाति समुदाय है या अनुसूचित जाति के समुदाय हैं या अन्य जो दूसरे हैं जो पिछड़े तबके में आते हैं, वहाँ पर इनके लिए उनके सारी तरह की व्यवस्था स्पेशल रूप से राज्य सरकार करेंगी, ये निर्देश दिया हुआ है। आप लोग इसको पढ़ेंगे तो और विस्तार से समझेंगे। और साथ में जो नौकरी पेशा कर रहे हैं, जिसमें जो हमारे महिला शक्ति और पुरुष शक्ति बराबर का काम करते हैं, उनको वेतन बराबर नहीं दिया जाता, या कोई लेबर का भी काम करते हैं तो महिलाओं को कम और पुरुषों को ज़्यादा दिया जाता है। ये जो बराबरी का जो हक है, ये अनुच्छेद 39 में हमको दिया गया है। अनुच्छेद 39 ये कहता है कि महिला हो या पुरुष, समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। और जब समान काम का समान वेतन मिलेगा तो निश्चित रूप से उनकी जो आर्थिक आज़ादी है या आर्थिक ज़रूरतें हैं वो पूरी होंगी। और अनुच्छेद 38 भी इसको सपोर्ट करता है कि हम जिस रेशियो में यहाँ पर हैं, देश में निवास करते हैं, उस रेशियो में हमको यहाँ पर रोज़गार के अवसर मुहैया कराए जाएं। और जो भौतिक संसाधन है, जैसे हमारे जो लोग हैं खासकर वो जंगली इलाकों में रहते हैं, उसके आसपास गाँवों में रहते हैं, इसलिए जल जंगल ज़मीन की जो लड़ाई है वो लड़ते हैं। सारी जो खनिज संपदा है वो जंगलों में छुपा हुआ है, जंगलों के नीचे छुपा हुआ है, और उसको दूसरे लोग ठेका लेकर के, अडानी अंबानी जैसे जो उद्योगपति लोग हैं वो वहाँ पर अपना ठेका लेते हैं और बिना अनुमति के या कह सकते हैं षड्यंत्र पूर्वक वहाँ से लोगों को विस्थापित करते हैं और उनको भगा देते हैं। जबकि प्रावधान ये है कि जो भी खनिज संपदा जिसके ऊपर जनजाति समुदाय के लोग रहते हैं, उनके लिए वहाँ पर 50% भागीदारी, उनको उसमें जो धन संपदा है उसमें उनको बराबरी का हक मिले, ये व्यवस्था संविधान में स्पेशली किया गया है। तो ये जो अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, ये जो दोनों अनुच्छेद हैं, इन अनुच्छेदों का ठीक ठीक सिर्फ पालन बस हो जाए तो सारे जनजातीय समुदाय की जितनी तरह की समस्याएं हैं, वो चाहे स्वास्थ्य की समस्या हो, उनके बच्चों के पढ़ने की समस्या हो, उनके रोजगार की समस्या हो, उनके ज़मीन के नीचे जो खनिज संपदा छुपा हुआ है उसके दोहन करने के बाद में उनका जो आय होता है, उस आय में उनकी भागीदारी अगर 50% सरकार कहता है, 25% भी अगर उनको मिल जाता है तो भी
पूर्ण रूप से इनकी जो गरीबी है वो कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आएगी। लेकिन हम इससे अनजान हैं, अनभिज्ञ हैं, संविधान के नियम कानून या उसकी व्यवस्था प्रावधान को समझते नहीं हैं, और इसीलिए हमारे हिस्से का जो संसाधन है उसको कोई दूसरा और लूट के खा रहा है, और हम वहीं के वहीं हैं। आज भी विस्थापन के नाम पर कहीं तालाब बनाया जा रहा है तो वहाँ की पानी नीचे जाता है, ऊपर के लोगों को विस्थापित कर दिया जाता है, और इसके अलावा कहीं कहीं वन्य जीवों का अभयारण्य बनाया जाता है, उससे लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। ये सब करने की आवश्यकता वहाँ पर नहीं है। जहाँ पर जनजातीय समुदाय रहता है उनके लिए ये 3 अनुच्छेद 38, 39, जहाँ पर अपना सामान्य जो कामकाज है उसके बदले में समान वेतन का प्रावधान, और उनके संपदा जहाँ भौतिक संसाधन छुपे हैं उनमें उनकी भागीदारी, और इसके अलावा जो विशेष अधिकार है अनुच्छेद 46, वहाँ पर सारा कुछ, अगर एक अनुच्छेद भी ठीक से पालन हो जाता है तो सारी गरीबी दूर हो जाएगी, आर्थिक आज़ादी वहीं से मिलेगी। हम पूरे संविधान की बात नहीं करते हैं, सिर्फ ये 3 अनुच्छेद के तहत अगर आप लोग जानकार हो जाएं और शासन से ये मांग करने लग जाएं तो निश्चित रूप से पूरे जो जनजातीय समाज की जो गरीबी है वो दूर हो जाएगी और सबके पास आर्थिक आज़ादी हासिल हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बताएं कि जनजातीय समुदाय किस तरह से आर्थिक रूप से मजबूत हो सकता है, उसके लिए संवैधानिक क्या अधिकार हैं, विस्तार से बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद सर। आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को सादर सेवा 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 जोहार, नमस्कार। जय भारत, जय संविधान। आशा करते हैं आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर सेवा 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 जोहार। जय भारत, जय संविधान।